गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट से जिनका नाम है ग्रिगोर मेंडल। अगर हम बात करें कि मेंडल कौन थे, तो जो ग्रिगोर मेंडल थे उन्होंने 1856 से 1863 तक उन्होंने इनहेरिटेंस को स्टडी किया। कौन से प्लांट में? पी प्लांट में, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवा, याद रखिएगा। और ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिकल लॉजिक लगाया और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को लगाया, यानी कि मैथमेटिक्स पूरी लगाई बायोलॉजी में। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये बाकी जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उनके लिए बहुत शॉकिंग थी। का वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को लार्ज सैम्पल साइज में किया, जिसने इनके जो डेटा है उसको और ज़्यादा रिलायबल बनाया। रिलायबल का मतलब क्या होता है कि और भी ज़्यादा भरोसेमंद कह सकते हैं, या और भी ज़्यादा बिलीव करने वाला एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, और एक्यूरेट, यानी कि जिसने उनके एक्सपेरिमेंट को और एक्यूरेट बनाया। दूसरा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत सारी जनरेशन्स तक बार बार रिपीट किया, और उसने क्या किया, जैसे ताकि उन्हें रिजल्ट अलग अलग मिल सकें। तो वो जो रिजल्ट्स मिले वो उन्हें एक जैसे मिले, और उन्हें पता चला कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बिल्कुल सही है। और उनके जो रिजल्ट्स हैं, उन्होंने इनहेरिटेंस के कुछ जनरल रूल्स को रिवील किया, यानी कि कह सकते हैं कि जो मेंडल है उन्होंने इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया। उसके बाद मेंडल ने किसकी स्टडी की, क्या स्टडी किया? उन्होंने वो कैरेक्टर्स को स्टडी किया जो कंट्रास्टिंग फॉर्म में अपेयर होते हैं, यानी कह सकते हैं जो अपोजिट फॉर्म में अपेयर होते हैं, जैसे कि जिसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों चीज़ें, यानी लंबा और छोटा दोनों चीज़ें प्लांट्स हों, और येलो ग्रीन सीड्स हों। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे चीज़ों में, उन कैरेक्टर्स को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने एक रूल का बेसिक फ्रेमवर्क बनाया इनहेरिटेंस के बारे में। उसके बाद मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में क्या था, देखो, उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज़ किया, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो बहुत सारी जनरेशन्स तक सेम ही रिजल्ट दिखाए। उसके बाद ट्रू ब्रीडिंग लाइन वही कि जो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को शो करता है, चाहे जितने भी जनरेशन्स उसको कराते रहो। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने कौन कौन से स्टडी किए थे, वैसे भी इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू कर लेते हैं। स्मूथ रिंकल सीड्स, येलो ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड पॉट्स, या फिर टॉल एंड ऑफ प्लांट। ये पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स जो है स्टडी किए, और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो थे वो कौन कौन से थे। देखो, पहला था स्टेम हाइट, जिसमें टॉल ड्रॉफ आया था। फ्लावर कलर को स्टडी किया, जिसमें वॉयलेट और वाइट था। फ्लावर पोजीशन को क्या था, एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन था। पॉट शेप में इन्फ्लेटेड, जिसको हम फुल बोलते हैं, फुल या कंस्ट्रक्टेड शेप था। उसके बाद पॉट कलर ग्रीन या येलो था। सीड शेप में राउंड और रिंकल थे, और सीड कलर में येलो और ग्रीन थे। तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है टेबल, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या नोट्स के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो, इसमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को बाय द वे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। देखो, मेंडल ने क्या किया, जितने जो हमारे टॉल और डॉफ पी प्लांट्स थे उनको क्रॉस किया, ताकि वो एक जीन का इनहेरिटेंस को स्टडी कर सके। उन्होंने क्या किया, इस क्रॉस के जो सीड्स निकले उससे कलेक्ट किया, और उनको अलग जगह ग्रो किया, जो कि हमारी बनी F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड फीलियल जनरेशन बनी। और जितने भी F1 के प्लांट्स थे वो सारे टॉल थे, बिल्कुल अपने पेरेंट्स को रिसेंबल कर रहे थे, कोई भी डॉफ नहीं था। मतलब कि एक पेरेंट को पूरे तरह से रिसेंबल कर रहे थे, पर हमें कोई डॉफ पेरेंट नहीं मिला। कंक्लूजन इसका क्या निकला कि जो F1 जनरेशन है हमारी, वो एक पेरेंट को रिसेंबल करती है, और दूसरा ट्रेट बिल्कुल भी F1 जनरेशन में नहीं दिखता है। उसके बाद F2 जनरेशन में जो उसके सीड्स थे उनको आपस में जब क्रॉस कराया गया, यानी कि F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेटेड खुद क्रॉस कराया, तो F2 जनरेशन में क्या निकला कि 4 में से 3 टॉल थे और एक हमारा डॉफ प्लांट निकला है। यानी कि ट्रेट्स जो हैं ब्लेंड नहीं हुए, या तो वो टॉल थे या तो वो डॉफ थे, यानी कि कोई भी मीडियम साइज़ का तो नहीं निकला। तो ये चीज़ इसमें कंक्लूजन में बता रहे हैं। तो इससे और एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ट्रेट हमारे F1 जनरेशन में नहीं दिखता है वो F2 जनरेशन में वापस आ गया था। तो अब इसी तरह F2 जनरेशन का, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो निकलता है वो निकलता है 3:1, यानी कि 3 टॉल्स थे और हमारा 1 उसमें से एक डॉफ था। उसके बाद हम मेंडल के आइडिया के बारे में बात करेंगे, जीन और अलील्स के बारे में उन्होंने क्या बताया, क्या था। देखो, ये पूरा हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है।
पहले हमने टॉल और डॉफ प्लांट्स लिए, उनको क्रॉस कराया तो हमारी F1 जनरेशन निकली। फिर F1 जनरेशन जो हमारे सारे टॉल आए थे उसमें से 2 टॉल को हमने उनकी सेल्फिंग करा दी, यानी उनको आपस में क्रॉस करा दिया। तो F2 जनरेशन में हमारे क्या निकले, 3 टॉल निकले और 1 डॉफ निकल गया। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:1। उसके बाद मेंडल के प्रपोजल की बात करते हैं। देखो, मेंडल ने बताया कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ये फैक्टर्स उनको बोल रहे हैं जिनको आज हम जीन बोलते हैं। तो मेंडल ने तब उनको फैक्टर्स बोला था। तो उन्होंने बोला कि कुछ फैक्टर्स जो हैं एक से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन फैक्टर्स को, जैसा मैंने बताया, कि आज हम जीन्स बोलते हैं। जीन क्या है, हमारी इनहेरिटेंस की यूनिट, यानी कि जो इनहेरिटेंस का बेसिस है वो ही जीन्स है। जीन्स के थ्रू ही हमारा इनहेरिटेंस हो पाता है। अब जीन्स के पास हमारे जीन्स के पास एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यानी कि हर एक जीन के पास हर एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये वाला जीन अगर ट्रांसफ़र हुआ तो ये वाला ट्रेट ट्रांसफ़र हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद सिंबल्स और जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं। देखो, कैपिटल टी जो है हमारा वो डोमिनेंट होता है, और अगर दोनों कैपिटल टी है तो हम उसे होमोजाइगस बोलते हैं, और अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो हम उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल लेटर हम डोमिनेंट ट्रेट के लिए करते हैं जो डोमिनेट करता है, और रेसेसिव के लिए यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर। ठीक है। उसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं कि कैसे हम इसको देखते हैं। देखो, जीनोटाइप का मतलब कि जेनेटिक मेकअप की कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, और फिनोटाइप में यानी कि बाहर से देख के जो हमें पता चल रहा है कि टॉल है या डॉफ है। हुआ क्या था, हमने एक टॉल प्लांट की और एक डॉफ प्लांट की हमने क्रॉसिंग कराई थी। ठीक, इसको क्रॉस किया। उसके बाद जो हमारे गैमेट्स निकले वो कैसे निकले, ये स्मॉल टी है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों का, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यानी कि देखो, सारे के सारे क्या निकले, टॉल निकले, कैपिटल टी और स्मॉल टी निकले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उन्हीं ये जो F1 जनरेशन हमारी निकली थी उनको आपस में हमने क्रॉस करा दिया, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपस में क्रॉस करा दिया। तो उसके बाद जो हमारा जनरेशन निकला, देखो इसको कैसे फाइंड करता है, आई होप आपको पता हो। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो ये दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही ये भी, और ऐसे ही ये तो स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें हुआ क्या, अब इसका फिनोटिपिक रेशियो देखो। फिनोटिपिक रेशियो में हम क्या देखते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो में हम देखते हैं कि टॉल है या डॉफ है। तो अगर जिसमें कैपिटल लेटर होता है तो वही डोमिनेट करता है। तो टॉल यानी कि 3 टॉल और 1 डॉफ, यानी कि 3:1 हमारा फिनोटिपिक रेशियो होगा। पर जीनोटिपिक में हम कैपिटल टी देखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कैपिटल टी वाले कितने, 1। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने, 2। उसके बाद स्मॉल टी वाले कितने, 1। तो जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे अलील्स क्या होते हैं। देखो, किसी भी कंट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर के लिए देखो जो जीन्स होते हैं वो अलील्स होते हैं। जैसे कि अगर टी है, ये जीन है, पर इसका ये टी है एक टी और ये एक टी, ये दोनों क्या है, ये अलग अलग अलील्स हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अलील्स क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, यानी उसी जीन के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो हमारे अलील्स हैं। डोमिनेंस, रेसेसिवनेस और मोनोहैबिट कॉज, अब इनके बारे में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। डोमिनेंट और रेसेसिव मैंने बताया कि अगर डिसिमिलर फैक्टर है, यानी कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो हमेशा एक डोमिनेट करेगा और कैपिटल लेटर वाला ही डोमिनेट करता है। डोमिनेट फैक्टर जो है हमारा F1 जनरेशन में दिखा था, जैसे कि आप जानते हो सारे टॉल दिखे थे। और रेसेसिव फैक्टर जो है F1 जनरेशन में हमें नहीं दिखा था। टॉल देखो, कैपिटल टी डोमिनेंट और स्मॉल टी डॉफ, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है। कैसे यूज़ करते हैं सिंबल्स का, ये भी आपको बताया। अलील्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जीनोटाइप के एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर सेम है तो ये होमोजाइगस। देखो, कैपिटल है, दोनों कैपिटल हैं तो डोमिनेंट हुआ, और सेम है तो होमोजाइगस। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, इसका ये टॉल प्लांट का हो गया। स्मॉल टी है, होमोजाइगस तो है क्योंकि सेम है, पर स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, डॉफ प्लांट। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्यों हुआ, क्योंकि एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, अलग अलग है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। अलील की सेग्रीगेशन और पनेट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि
अभी ऐसे क्रॉसेस के बारे में बताया ना, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो अलील सेग्रीगेशन क्या होता है, मियोसिस के दौरान क्या होता है, जो पेरेंटल पेयर के जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट कर जाते हैं, जिसका मतलब होता है सेपरेट। और हर गैमीट को सिर्फ एक ही एलील मिलता है। और एक गैमीट में, किसी भी गैमीट में एलील को मिलने के 50% चांस होते हैं। ठीक है, किसी भी एलील को, और एक गैमेट में किसी भी एलील को उस गैमेट तक पहुंचने में, यानी उस गैमेट को मिलने के 50% चांस होता है। अब फर्टिलाइजेशन और हाइब्रिड्स की बात करते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो होता है वो गैमेट्स क्या करते हैं, यूनाइट कर जाते हैं, यानी कि कैपिटल टी एक पेरेंट से, स्मॉल टी अदर पेरेंट से। तो जाइगोट कौन सा बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक है, और जो हाइब्रिड है वो क्या करेंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को एक्सप्रेस करेंगे, और इसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था। तो ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप्स की बात करें तो देखो पॉसिबल जो गैमीट्स होते हैं, हमारे जो गैमीट्स निकलते हैं उनको हम एक टॉप रो में लिखते हैं और एक लेफ्ट कॉलम में लिखते हैं, और जितने भी इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको ऐसे अंदर लिख देते हैं। तो ये जो डायग्राम है ना, ये चौकोना, ये जो डायग्राम है इसी को हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। और पनेट स्क्वायर जो है किसने दिया था, रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही वाले क्रॉस लिख सकते हैं, कोई भी क्रॉस हो जिस स्क्वायर के अंदर हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, इस स्क्वायर को हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। और दिया किसने था, रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था। उसके बाद देखो इसमें दिखा रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो F1 जनरेशन में नहीं दिखता है, पर F2 जनरेशन में वो रीअपियर हो जाता है विदाउट ब्लेंडिंग, यानी कि कोई भी मीडियम साइज़ का हमें प्लांट देखने को नहीं मिलता है। अलील जो है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग हो जाते हैं, इस पर हम एक लॉ भी पढ़ेंगे अभी आगे। और हर एक गैमेट्स के पास एक अलील होता ही होता है। और हाइब्रिड्स जो हैं डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिखते हैं, पर अलील दोनों कैरी करते हैं, टी दोनों अलील कैरी करते हैं, कैपिटल और स्मॉल, पर वो दिखते हैं डोमिनेंट पेरेंट की तरह हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज़ पे, जो है हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने हमारे 3 लॉज दिए। देखो 2 लॉ जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे दिए और 1 लॉ उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस पे दिया था। तो हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 लॉ देख रहे हैं। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने 3 चीज़ें बताई कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स आज हम जिन्हें जीन्स बोलते हैं, वही चीज़। ठीक है, तो कैरेक्टर्स किसके द्वारा कंट्रोल है, जीन्स के द्वारा, यानी कि फैक्टर्स के द्वारा। और फैक्टर्स जो है हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये सारे पेयर में हमेशा होते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं कह रहे हैं कि हमेशा पेयर में ही दिखते हैं, और बोलते हैं कि अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो एक फैक्टर डोमिनेट करता है और दूसरा रेसेसिव रह जाता है, जैसा कि इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि एलील्स जो है एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते, जैसा कि मैंने बताया एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते, और दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं। हालांकि एक जो कैरेक्टर है उसमें से F1 स्टेज में हमें नहीं देखता, पर फिर भी दोनों के दोनों कैरेक्टर्स F2 जनरेशन में वो रिकवर हो जाते हैं, यानी कि F2 जनरेशन में हमें वापस से दिखने लगते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो दोनों एलील्स हैं उस पेयर के, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और हर एक गैमेट को एक एलील उस पेयर का मिल जाता है। होमोजाइगस पेरेंट जो है सारे सिमिलर गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, और हेट्रोजाइगस पेरेंट जो है 2 काइंड ऑफ गैमेट्स को जो है प्रोड्यूस करता है, पर इक्वल प्रोपोर्शन में करता है, जैसे कि ए, तो ये 50-50% इसने बनाया। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट की बात करें तो सिमिलर उसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, और हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसा कि ये इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसके आगे वाला टॉपिक जो को डोमिनेंस है, ये दोनों हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। क्यों? देखो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि उससे अलग। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो चीज़ें कह रहा था उसमें क्या हुआ, ये 2 चीज़ें ऐसी आई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये दोनों चीज़ें ऐसी आई कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस पे खड़ी नहीं उतर रही थी, यानी कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं शो कर रहे थे। तो ये इसके एक्सेप्शन है, हम दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो कुछ ट्रेट्स में क्या होता है कि F1 जो है वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो कर रहा था। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती है, कोई भी इंटरमीडिएट यानी मीडियम साइज, मीडियम में कोई भी हमें प्लांट वगैरह देखने को नहीं मिलता, या तो टॉल मिलता है या तो डॉफ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो F1 जनरेशन है उसमें बीच का कोई जो है प्लांट आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को कहाँ मिलता है, डॉग फ्लावर में, जैसे हम स्नैपड्रैगन या एंटीरम
बोलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल था जहाँ पे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। इन्होंने क्या किया था, रेड जिसको हम RR से डिनोट कर रहे हैं और वाइट जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों को क्रॉस कराया। इन दोनों के क्रॉस में या तो रेड आना चाहिए या तो वाइट आना चाहिए, पर क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स हैं वो हमारे कौन से आ गए, पिंक आ गए, सारे के सारे फ्लावर्स पिंक कलर के आ गए। और F2 जब F1 जनरेशन को आगे सेल्फ कराया तो एक रेड, दो पिंक और एक वाइट 1:1 रेशियो में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ब्लेंडिंग हो गई, यानी कि सारे के सारे जो फ्लावर्स थे वो पिंक आ गए, बल्कि या तो रेड आना चाहिए या तो वाइट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हुआ क्या, इसमें अलील्स का देखो क्या रोल है। तो इसमें अलील्स का क्या रोल है ये देखते हैं। देखो नॉर्मल अलील क्या करती है, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करती है जो आगे चल के सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। पर जो मॉडिफाइड अलील होती है वो क्या करती है, नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना सकती है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देती है, या तो कोई एंजाइम ही नहीं बनाती है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिल जाता है। इसके क्रॉस को एक बार देख लेते हैं। देखो रेड और वाइट फ्लावर है, इनको बनाया, सारे के सारे फ्लावर कौन से हो गए, पिंक हो गए। उसके बाद पनेट स्क्वायर में इसे रिप्रेजेंट किया गया, तो एक रेड, दो पिंक और एक वाइट निकल के आया, जिसमें जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमारा निकल के आया 1:1, और हमारा फिनोटिपिक रेशियो भी कितना आया 1:1। यानी इसमें क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है। उसके बाद हमारा सेकंड एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जो है वो दोनों पेरेंट्स को रिसेंबल करता है। उसमें क्या हो रहा था कि दोनों पेरेंट्स के बीच का कुछ आ रहा था, इसमें दोनों पेरेंट्स वो रिसेंबल करेगा। एग्जाम्पल हम ह्यूमंस में जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वहाँ पे हमें कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है ये हम देखते हैं। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो जीन आई के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और जीन आई के पास 3 अलील्स होते हैं, एक तो IA, IB और स्मॉल आई, या फिर कह सकते हैं I0। ये दोनों एक ही बात है। तो ये 3 अलील्स जो हैं आई जीन के पास हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो IA और IB होता है वो डिफरेंट शुगर्स को फॉर्म करता है, और जो स्मॉल आई या कह सकते हैं जो I0 होता है वो कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से अलील में कौन सा ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। अगर दोनों IA हैं, मतलब पेरेंट 1 पेरेंट 2 के पास, तो ऑफ स्प्रिंग का अगर ये जीनोटाइप है तो हमें A ब्लड ग्रुप मिलता है। और अगर AB दोनों है तो ये A या B में से कोई एक ब्लड ग्रुप नहीं होगा, दोनों ब्लड ग्रुप यानी दोनों पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। और ऐसे ही IA तो ये A मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल आई तो रिसेसिव ही है। IB IA इसमें भी A B मिल जाएगा, IB IB में B मिल जाएगा, IB स्मॉल आई में B मिल जाएगा। और अगर दोनों ही रिसेसिव आ गए, स्मॉल आई आ गया या I0 आ गया, तो हमें O ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाता है। तभी जो O ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर देखने को मिलता है। उसके बाद हम मल्टीपल अलील्स के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है मल्टीपल अलील्स का एक अच्छा एग्जांपल है। देखो जीन आई के पास 3 अलील्स हैं, IA, IB और स्मॉल आई। 2 अलील से ज़्यादा, जब मल्टीपल अलीलिज्म होता क्या है, देखो जब 2 अलील से ज़्यादा अलील्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं वो होता है मल्टीपल अलीलिज्म, जिसे हम याद बोल रहे हैं मल्टीपल अलील्स। किसी भी इंडिविजुअल में या कोई भी 2 अलील्स ही प्रेजेंट होती हैं, और जो मल्टीपल अलील्स हैं वो सिर्फ पॉपुलेशन स्टडीज़ में ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही अलील्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमने देखा कि जो A ब्लड ग्रुप होता है उसमें A एंटीजन, B ब्लड ग्रुप में B एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप में A एंड B एंटीजन्स होते हैं, और O में कोई भी एंटीजन पाया नहीं जाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल होता है स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स। इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल B है वो स्टार्च ग्रेन के साइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो स्मॉल B है वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन यानी रिंकल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या है, एक इसमें देखो जैसे एक अलील है पर वो 2 चीज़ों को गवर्न कर रहा है, एक तो साइज़ को और एक राउंड या रिंकल यानी शेप को, तो इन दोनों चीज़ों को गवर्न कर रहा है। ये भी एक एग्जांपल है हमारा कोडोमिनेंस का। कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को फिर बहुत ध्यान से सुनना। मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट्स को क्रॉस किया, आपस में 2 कैरेक्टर्स लिए, सीड कलर को इन्होंने लिया येलो और ग्रीन, येलो जिसमें डोमिनेंट था और ग्रीन हमारा रिसेसिव था, और शेप में लिया राउंड रिंकल्ड, राउंड हमारा डोमिनेंट था, रिंकल्ड हमारा रिसेसिव था। डोमिनेंट में बता दिया
उसके बाद ये क्रॉस अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या है F2 में, सीड कलर का 3:1 और सीड शेप का भी 3:1 रेशियो आया। आगे बढ़ता है। ये है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। राउंड येलो लिया और रिंकल्ड ग्रीन लिया, इनसे जो गैमीट बना हमारा RY और स्मॉल RY। फिर देखो ये चारों के चारों गैमीट्स हमने रख दिए। अब इसमें डायग्राम सही से नहीं बना, पर एक गैमेट्स यहाँ रखे गए हैं और एक तरफ ये यहाँ रखे गए हैं। उसके बाद ये जो है ये सारे कॉम्बिनेशंस को बनाया गया है। आप इसको एक बार करके देखना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम पनेट स्क्वायर में चीज़ें रखते हैं और उसके बाद उनसे गैमेट्स बनाते हैं। उसके बाद देखो उनका फिनोटाइपिक रेशियो आया 9:3:3:1, यानी कि राउंड येलो कितने मिले 9, राउंड ग्रीन कितने मिले 3 और रिंकल्ड येलो कितने मिले 3 और रिंकल्ड ग्रीन कितना मिला 1, यानी कि 9:3:3:1 इसका क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। और जीनोटाइपिक रेशियो आपसे वैसे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे क्योंकि इसका जीनोटाइपिक रेशियो बहुत ही लंबा आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, 2 हमने पढ़े मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि चारों फिनोटाइप्स होते हैं रेशियो में दिखते हैं 9:3:3:1, ये हमने देख लिया। उसके बाद मेंडल कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कहता क्या है, ये कहता है कि जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हाइब्रिड में आपस में कंबाइंड होते हैं तो जो एक पेयर है उसका सेग्रीगेशन हो जाता है और दूसरे पेयर पर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। यानी कि 2 पेयर हैं ट्रेड्स के, वो एक हाइब्रिड में कंबाइंड है, मान लो ये, ठीक। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि एक पेयर का सेग्रीगेशन हो जाता है, यानी RR का सेग्रीगेशन हो गया, RY का सेग्रीगेशन हो गया और ये दोनों आपस में एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड ही नहीं करते हैं। तो ये किसने बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये सारा स्क्वायर ये मैंने बताया, देखो यहाँ पे एकदम सही से बना हुआ है, 4 गैमेट्स इधर रखे, 4 गैमेट्स इधर रखे। अच्छा आपको अगर ये डाउट जैसे कि ये गैमेट्स आए कैसे, तो मैं आपको बता दूँ कि हमने ये लिया था और ये लिया था, इनसे जब गैमेट्स बनाओगे ना इनको मिला के तो यही बनेगा। जैसे एक आर बड़ा ले लिया, एक आर छोटा ले लिया, एक वाई बड़ा ले लिया और एक वाई छोटा ले लिया, तो ये जब ऐसे ऐसे करके मिला के बनाओगे ना तो ये 4 गैमेट्स आपके बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। देखो ये क्या थ्योरी बोलती है, मेंडल जो है उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था 1865 में, पर वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया, यानी कि 1900 तक उनके काम की पहचान नहीं की गई कि उन्होंने जो काम किया है वो कितना बड़ा काम है। फिर 1900 में उनका जो वर्क है वो रीडिस्कवर किया किसने, 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी वेराइस, कॉरेंस एंड वॉन टेशोमार्क। तो इन 3 साइंटिस्टों ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। अब मेंडल के वर्क को उस टाइम पे क्यों नहीं पहचान पाए लोग, क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशंस थी वो बिल्कुल भी ईजी नहीं थी, ताकि उनका जो काम है वो बहुत अच्छे से पब्लिश हो पाए। उनका जो आइडिया था जीन्स का, डिस्क्रीट यूनिट्स का, अलील्स का, वो जो आइडिया था उनका वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने मेन बात की बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ किया जो सबको बहुत ही ज़्यादा अनरियल लग रहा था। और उसके बाद वो कोई भी फिज़िकल प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाए थे कि यहाँ पर जीन्स का जो है एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए क्या हुआ, उनका वर्क उस टाइम पे फेल ही रह गया। फिर उसके बाद उनकी क्या हुई, उनके वर्क की रीडिस्कवरी हुई। उसके बाद रीडिस्कवरी होने के बाद 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी आई इनहेरिटेंस की, जिसने बोला कि जो क्रोमोसोम मोमेंट है मियोसिस के दौरान वो देखा गया। इसको क्रोमोसोमल थ्योरी जो इनहेरिटेंस की थी वो दी किसने थी, वॉल्टर सटन ने, थियोडर बोवरी ने दी थी। उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर से पैरेलल होता है और मेंडल लॉ को यूज़ करके इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। देखो सटन और बोवरी का आइडिया क्या था कि सटन और बोवरी ने प्रपोज किया कि जो पेयरिंग और सेपरेशन होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, उससे क्या हुआ आगे चल के वो जीन्स जो होते हैं वो आगे जाके सेग्रीगेट कर जाते हैं। और जो सटन है उन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। इसलिए उसको उन्होंने बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया इनकी थ्योरी का, थॉमस हंट मॉर्गन ने। देखो थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग्स ने क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। उनका वर्क जो है ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने किया क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानिक एस्टर को यूज़ किया था, जिसको हम कॉमनली फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इसको लेकर उन्होंने
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया। अब उन्होंने, अगर आप पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि जेनेटिक स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छी है। सिंथेटिक मीडियम यानी कि लेबोरेटरी में बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है और 2 वीक्स में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, तो जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और सिंगल मीटिंग है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाती है, तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है उनके लिए। और सक्सेस का डिफ्रेंशिएशन यानी कि हम बाहर से देख के बता सकते हैं कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, तो ये देखने के लिए बहुत आसान रहती है। और बहुत सारी हेरिडिटी वेरिएशंस जो हैं लो पावर माइक्रोस्कोप्स में ही दिख जाते हैं इनमें। अब हम बात कर रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। देखो, मॉर्गन का जो डायहाइब्रिड क्रॉस है ड्रोसोफिला में, उसमें उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को प्रोवाइड किया। पर हम मेन अब बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। लिंकेज का मतलब होता है जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन। मॉर्गन को पता चला कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं, और जब 2 जीन एक सेम क्रोमोसोम में होते हैं तो वो साथ ही साथ एक जीन से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। और इस फिजिकल एसोसिएशन को हम बोलते हैं लिंकेज, यानी कि जब 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं और वो आगे चल के भी साथ साथ ही ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं लिंकेज। उसके बाद क्रोमोसोम पर जो जीन्स होती हैं वो ज़्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशंस दिखाती हैं। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे आसपास प्रेजेंट होती हैं और साथ में ही इनहेरिट होती हैं, यानी साथ में ही ट्रांसफ़र होती हैं, उसको हम बोल रहे हैं लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि हमारे जो सेगमेंट्स हैं उनका एक्सचेंज होना। अब ये तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन देती है और ये नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन भी हमें रिकॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद आपके बुक में रिकॉम्बिनेशन में टाइट लिंकेज और लूज लिंकेज का भी टॉपिक है, बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, टाइट लिंकेज में जीन्स जो है आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो रिकॉम्बिनेशन होगा। इसमें जो पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है वो होता है 1.3%, और वहीं पे ये जो है जीन्स बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हमें मिलता है 37.2%। जीन मैपिंग है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैपिंग, ये क्या है? देखो, अल्फ्रेड स्टुटमैन थे, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बीच में, जीन्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उन्होंने जेनेटिक मैपिंग को डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? अल्फ्रेड स्टुटमैन ने। उसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक मैपिंग, ताकि हम इससे क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम पर जीन्स की पोजीशन को मैप कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं। अब हम बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। पॉली का मतलब बहुत सारे, जीन का मतलब जीन्स, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जीन्स जो हैं एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब ये है क्या? देखो, मेंडल ने ट्रेट्स को स्टडी किया डिस्टिंक्ट फॉर्म में, जैसे पर्पल, वाइट, टॉल्ड ऑफ, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारी ट्रेट्स ने ग्रेडियंट रेंज को शो किया, यानी ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, बहुत सारी अलग अलग इसमें वेरिएशन देखने को मिले। और ये ट्रेट्स जो हैं 3 या 3 से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। जैसे कि ह्यूमन में स्किन कलर, ह्यूमन में जो स्किन कलर होता है वो 3 जीन्स कंट्रोल करती हैं, ए बी सी। डोमिनेंट एलील्स ए बी सी हमारी डार्क स्किन होती है, रिसेसिव एलील हमारी लाइट स्किन होती है। तो जिसके पास सारे डोमिनेंट है वो डार्केस्ट होगा, जिसमें सारे रिसेसिव वो लाइटेस्ट कलर हमें देता है, यानी कि बहुत फेयर कलर देता है। अब इन्वायरमेंट भी इसके लिए मैटर करता है। जैसे जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर, जैसे कि धूप में जो हमारा स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। और इसके एलील्स के एडिटिव इफेक्ट क्या है कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स में क्या होता है, जो फिनोटाइप होता है वो हर एक एलील का कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए बी सी हर एक एलील का कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद हर एलील का जो इफेक्ट है वो एडिटिव होगा, यानी कि हर एलील का जो इफेक्ट है वो स्किन कलर पे हमें देखने को मिलेगा। प्लायोट्रॉपी, प्लायोट्रॉपी में क्या होता है, जैसे उस सेम उसका उल्टा, कि एक जीन जो है बहुत सारे ट्रेट्स को इफेक्ट करता है, वहाँ पे बहुत सारे जीन्स एक ट्रेट को कवर करते हैं। यहाँ प्लायोट्रॉपी में एक जीन बहुत सारे जीन्स पर इफेक्ट डालता है। एक सिंगल जीन जो है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस पर अफेक्ट कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। ऐसी जीन को हम बोलते हैं क्या? प्लायोट्रॉपिक जीन। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि मैंने बताया था उसमें, अभी आपने स्टार्च वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें एक कैपिटल बी था और एक स्मॉल बी था, और एक कैपिटल बी साइज़ भी देख रहा था, शेप भी देख रहा था, एक स्मॉल बी साइज़ भी देख रहा था और शेप भी देख रहा था। तो एक जीन दो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्लायोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। ये काम कैसे करता है? ये जो जीन है वो मेटाबॉलिक पाथवेज को हमारे अफेक्ट करता है, और ये पाथवे डिफरेंट फिनोटाइप्स में आगे जाके
कंट्रीब्यूट करती है। जैसे प्लायोट्रॉपिक का एक और एग्जांपल है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया एक डिजीज़ है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये किसके द्वारा होती है? इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में, जो मल्टीपल इफेक्ट जो है लीड करती है, जिसकी वजह से हमें ये डिसीज़ हो सकती है। इसके मेन इफेक्ट्स क्या होते हैं? मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे डिसीज़ को डिटेल में। अभी हमें डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि जो सेक्स है वो क्रोमोसोम से डिटरमाइंड होता है, ठीक है। हैंकिंग ने क्या किया, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया स्पर्म फॉर्मेशन में, जिसमें 50% ऑफ स्पर्म के पास स्ट्रक्चर था, 50% के पास वो स्ट्रक्चर नहीं था, यानी कि 50% स्पर्म के पास एक्स बॉडी थी ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन हम बहुत सारे अभी टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे, पर हम एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारे इंसेक्ट्स में मिलता है। और इसमें सारे एक्स एक एडिशनल क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, जो कि एक्स क्रोमोसोम में ऑटोसोम के साथ साथ। कुछ स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं और कुछ स्पर्म जो है नहीं कैरी करते हैं एक्स। मेल के पास एक्सो होता है, फीमेल के पास भी एक्सो होता है। नहीं, इसमें गलत लिखा हुआ है, मेल के पास एक्सो होता है, फीमेल के पास एक्स होता है, ठीक है। तो एक्सो सिस्टम किसमें पाया जाता है? ग्रासहोफर, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स वाई टाइप। बहुत ही आप इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जो हमारे ह्यूमन में, मैमल्स में पाया जाता है। मेल के पास एक्स वाई होता है, फीमेल के पास एक्स होता है, और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स क्रोमोसोम जो है मेल में प्रेजेंट होता है और वाई क्रोमोसोम से छोटा होता है, और दोनों सेक्सेस के पास सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। और ये जो एक्स वाई टाइप है ह्यूमंस के साथ साथ ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है। एक्सो टाइप हमने देखा है इंसेक्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद जेड डब्ल्यू टाइप हमारा कुछ बर्ड्स में पाया जाता है, जैसे कि पीछे शायद एग्जाम्पल मिक्स कर दिए थे। हमारा एक्सो टाइप इंसेक्ट्स में पाया जाएगा, जैसे कि ग्रासहोफर वगैरह है, और जो जेड डब्ल्यू टाइप है वो हमारा बर्ड्स में पाया जाता है, जैसे कि हैन वगैरह है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल जो है इसमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, जैसे कि हमारी ह्यूमन टाइप में क्या होता है, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, जिसके पास एक्स और वाई होता है। इसमें बर्ड्स में क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, यानी कि फीमेल के पास जेड और डब्ल्यू होगा और मेल के पास जेड होगा। हम ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ रहे हैं। ह्यूमंस में एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम में होते हैं, और बाकी फीमेल के पास एक्स होता है और मेल के पास एक्स वाई होता है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, 2 तरह के स्पर्म्स बनते हैं। 50% ऑफ स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है और 50% वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं। और फीमेल्स में ओव्यूलेशन होता है, यानी oogenesis होती है, सॉरी। फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ एक ही टाइप का ओवम बनाती है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। तो फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगी। किस पे डिपेंड करता है? मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर देखो फीमेल के पास तो ऑलरेडी एक्स ही है। अगर फीमेल देखो, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम जाके यहाँ पे जुड़ जाता है तो फीमेल हो जाएगी, पर अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ अगर मिल जाता है तो एक्स वाई यानी कि मेल बन जाएगा। तो ये पूरी तरह से मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। डिटर्मिनेशन को देख रहे हैं। देखो हनी बी में थोड़ा केस अलग हो जाता है। हनी बी में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है 32 क्रोमोसोम, और जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। अब फीमेल क्या करती है, मियोसिस करके 16 क्रोमोसोम अलग अलग कर लेती है। उसके बाद क्या करती है, ये जो 16 है इसका और ये जो 16 है हमारे मेल के, ये दोनों मिलके आगे चल के एक डिप्लॉयड फीमेल बना देंगे। और ये आगे चल के जो फीमेल वाला है, फीमेल आगे चल के पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से हमारा बना देती है मेल बना देती है। ठीक है, ये जो डायग्राम है उस पर मत जाइएगा, आपके एनसीईआरटी में जो बना है उसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन है। एक बार एनसीईआरटी खोल के बैठोगे पूरा समझ में आएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है वो किस में पाया जाता है, तो वो हनी बी में पाया जाता है। म्यूटेशन की बात करते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। देखो म्यूटेशन वो फिनोमेनन है, वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डीएनए सीक्वेंस के अल्टरनेशन में रिजल्ट होता है। देखो क्या होता है कि जीनोटाइप और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, म्यूटेशन की वजह से होते हैं। अब म्यूटेशन कितने टाइप्स का होता है, देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए का या तो डिलीशन हो जाता है या तो डुप्लीकेशन यानी इंसर्शन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर जो है डीएनए का वो चेंज होगा, जैसे ATGC, ये सारा हम आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। इसमें से अगर मैंने T हटा दिया
तो जो सीक्वेंस है कोड का वो अलग हो जाएगा और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। पेडिग्री एनालिसिस की देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। स्क्वायर हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, सर्कल हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसा काइट का शेप तब यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता है कि उधर फीमेल है या मेल है या फीमेल है। उसके बाद अगर ये सारे बॉक्स, कोई भी बॉक्स कलर्ड है तो उसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर डिसीज़ से अफेक्टेड है। सिंगल लाइन है यानी कि मीटिंग है, और अगर डबल लाइन है यानी कि रिलेटिव्स के बीच में शादी हुई और उसके बाद मीटिंग हुई है। उसके बाद अगर जैसे ये बन रहा है तो इसमें पेरेंट, ये ऊपर पेरेंट्स दिखाए जाते हैं और नीचे ये हमारे चिल्ड्रन दिखाए जाते हैं। इसमें दिखा रहा है कि ये ऊपर पेरेंट्स है और इनके पास अफेक्टेड चाइल्ड है। और अगर ऐसे 5 दिखाया जाए तो हम बता सकते हैं कि ऐसे 5 ऑफस्प्रिंग है जो अनअफेक्टेड है, यानी जिनको वो डिसीज़ नहीं है, जिस भी डिसीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, इसमें हमारा पेडिग्री एनालिसिस, जैसे हमने अभी ये पूरा बताया कि कैसे कैसे होता है। इसमें देखो क्या होता है, मेंडल के काम के बाद किसी भी डिसीज़ को स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फैमिली की हिस्ट्री को देखकर बता सकते हैं कि ये डिसीज़, मतलब उसकी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे कैसे उस चीज़ में ये डिसीज़ कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती है किसी भी फैमिली में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए बहुत अच्छा टूल है ये, और ये किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट को इनहेरिट करने का प्रोसेस को ये ट्रेस करता है, हमें बता सकता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसे कैसे इनहेरिट होता है। ये सब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इस नोट्स में, तो ये सब आप स्किप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखो होते क्या हैं, देखो यहाँ पे 2 पेडिग्री के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं अभी बताऊंगी कि पेडिग्री देख के आप कैसे बता सकते हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्या है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, देखो ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं। वो जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारे सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर हो सकता है। कौन कौन से होते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। इसमें से सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ये सारे हैं। देखो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर होते हैं या तो वो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। कुछ ट्रेट्स जो हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं वो हमारी फीमेल से मेल को ट्रांसफ़र होते हैं, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि अगर आपको जो अफेक्टेड इंडिविजुअल आप देख रहे हो, अगर वो हर जनरेशन में प्रेजेंट है, मतलब कि हर जनरेशन में प्रेजेंट है, तो वो डोमिनेंट होता है, पहली बात, ठीक है। और जैसे ये जनरेशन उसने स्किप कर दिया और इनमें तो वो रिसेसिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल ऐसे हो रहा है तो वो चीज़ एक्स लिंक्ड हो जाती है, और अगर मेल फीमेल ऐसे नॉर्मली हो रहा है तो वो ऑटोसोमल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और पेडिग्री के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना है तो मुझे बता देना कि उसकी भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। पहले हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं, जो है कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रेड और ग्रीन कोन सेल्स जो होते हैं हमारे आई के, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। म्यूटेशन की वजह से ये चीज़ हमें होती है। मेल्स में सिर्फ 8% पाया जाता है, फीमेल्स में 0.4% पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ होती है। ये ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन यूज़ होता है उसको अफेक्ट करती है, और एक स्मॉल कट की वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मली अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से हमें मेल ऑफस्प्रिंग यानी फीमेल टू मेल जो है ट्रांसफ़र होती है, और फीमेल्स जो है बहुत ही रेयरली इसमें अफेक्ट होती हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न, जैसे कि कैरियर मदर और नॉर्मल फादर जब मेट करते हैं तो कुछ सन्स जो है हीमोफिलिक हो सकते हैं। डॉटर कैरियर होंगी पर अफेक्टेड नहीं होंगी। एग्जाम्पल, इसको हम रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी इस डिजीज़ की कैरियर थी। बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया में देखो क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड हमारे सिर्फ 2 ही हैं, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, देखो इसमें मेन चीज़ आपको पता करनी है। इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, पर मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है। देखो इसमें हमारे पास होती है बीटा हीमोग्लोबिन की चेन। अब उसमें जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन GAG से पूरा बना हुआ होता है। जैसे 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट एसिड बनता है,
सेक्स पोजीशन पे कौन सा एसिड बनता है, ग्लूटामेट एसिड बनता है, किसकी वजह से, GAG की वजह से। पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है कि जो हमारा GAG होता है, क्या होता है, GAG जो होता है हमारा, ए को रिप्लेस कर देता है हमारा यू, तो हमारा कोडॉन कौन सा बन जाता है, GUG बन जाता है। और GUG किसको कोड करता है, वैलिन को कोड करता है। तो ग्लूटामेट एसिड की जगह वैलिन बनने की वजह से जो हमारी RBC होती हैं वो सिकल शेप की होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें जो भी पर्सन है उसको क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, देखो सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, बीटा ग्लोबिन जीन के 6 पोजीशन पे क्या होता है कि GAG की जगह GUG आ जाता है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से जो हमारी RBC है वो सिकल शेप की होने लगती है, जिसकी वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। फिनाइल कीटोनुरिया की बात करते हैं, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिससे हमने अब इसके बारे में तो वैसे पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने बताया था कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके पास कौन सा एंजाइम नहीं होता है, फिनाइल ठीक है। तो हम फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास ऐसा एक एंजाइम नहीं होता है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर सके। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो फिनाइल एलेनिन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से, और वो एंजाइम इसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट भी नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो फिनाइल एलेनिन होता है वो टायरोसिन की बजाय फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन यानी कि पागलपन सा छा जाता है एक इंसान के दिमाग में, और जो हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह भी हो जाती है। अब थैलासीमिया भी हमारी एक डिसीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये ब्लड डिसऑर्डर है, ये म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से होती है, सारी चीज़ें म्यूटेशन की वजह से हो रही हैं, और इसमें आगे चल के एनीमिया हो जाती है। ये अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दो इसके टाइप्स होते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हमारी ग्लोबिन चेन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और बीटा चेन में क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और अल्फ़ा में अल्फ़ा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होता है कि वो 2 जीन से कंट्रोल होती है, HbA1 और HbA2 क्रोमोसोम नंबर 16 पे। बीटा में थैलेसीमिया में क्या होता है, सिंगल जीन HBB से कंट्रोल होती है क्रोमोसोम 11 पे। किस लिए वजह से होता है आपको सिर्फ इतना जानना है, ये आपके उतना काम का ही नहीं है। लास्ट हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं जो हमारे क्रोमोसोम है उसकी एब्सेंस की वजह से, या फिर उसकी एक्स्ट्रा होने की वजह से, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। अब अगर सेल डिवीजन के दौरान सेग्रीगेशन ना हो पाए तो क्या हो जाता है, या तो क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है या तो क्रोमोसोम का गेन हो जाता है, जिसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्या हो जाता है, या तो एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट हो जाएगी या तो एक मिस हो जाएगा। 3 तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपके बुक में दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लीन-फिंटन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट हो जाती है। ये किसने डिस्क्राइब किया था, लैंगडॉन डाउन ने डिस्क्राइब किया था 1866 में। इसके फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ रहता है, पाम जो होती है बहुत ज़्यादा ब्रॉड या बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा पाम क्रीज होता है उसमें। फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्ड हो जाती है। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। अब अगर एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी यानी कि थोड़ा सा फीमेल कैरेक्टर आने लग जाएगा, तो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट जो है थोड़ी फेमिनिन सी हो जाती है, और गायनिकोमेस्टिया भी देखने को मिलती है, यानी कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट मेल्स में देखने को मिल जाती है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो ये इसका उल्टा, यानी कि फीमेल्स में बॉयज़ के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। अब एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया यानी कि बॉय के कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। फीमेल्स जो है स्टर्ल, यानी कि जो उनकी ओवरीज होती हैं वो बहुत ही रूडिमेंट्री यानी कि बहुत ही पोअरली डेवलप्ड होती हैं, और इसमें अदर जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे वॉइस वगैरह उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, और वो भी थोड़ी बॉयज़ जैसी हो जाती हैं। तो गाइस ये था आपका चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट कर देना, नेक्स्ट कौन सा चाहिए ये भी बताना, और हाँ चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाना, और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।